Hello friends, this is me Anjali Balian and welcome back to online section. I hope you are doing well. So friends, today we will discuss about English previous year paper questions. So friends, जैसा कि आप सभी की बहुत भारी डिमांड थी कि मैम इंग्लिश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सोल्व कराइए, तो आपके सामने बिल्कुल मैं लेकर के आई हूँ 2015 से और 2019 तक के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आज की क्लास में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में आपको मिलेंगे सभी के सभी, और सभी को हम ऐसे समझेंगे कि चाहे वो चैप्टर आपका कवर हो चुका हो अभी तक, चाहे ना हो चुका हो, लेकिन फिर भी आपको इतना अच्छा समझ में आएगा कि आपके अगर ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाते हैं तो आप छोड़ेंगे नहीं, इतना प्रॉमिस मैं आपसे कर सकती हूँ, ठीक है। बस आपको क्लास को लास्ट तक देखना है और बहुत ध्यान से समझते हुए चलना है। लेकिन अगर आपको कहीं पर ऐसा लगता है कि आपको नोट करने लायक कोई चीज़ है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो बाद में तो आपको PDF टेलीग्राम ग्रुप में इसकी प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को सपोर्ट करना है शेयर करके और लाइक करके दोस्तों, तभी मैं चीज़ों को आगे आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करके लेके आ सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत टाइम लगता है चीज़ों को करने में, सभी चीज़ों की PDF बनाने और सभी काम को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो उस चीज़ के बदले आप थोड़ा सा मोटिवेशन तो मुझे दे ही सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी किए और एक एक कर हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को आज देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। उनको समझेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में कैसे पेपर बनाना है, कैसे क्वेश्चन लिखना है, सब चीज़ें आपको समझ आ जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, क्योंकि आपको बहुत काम की चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली है, बहुत अच्छा मैटर आपको मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करें, अब देखते हैं, चलिए। और हाँ फ्रेंड्स, आपको एक बात बताना चाहूँगी कि वीडियो की क्वालिटी आपके जो आपके फ़ोन की सेटिंग है वहाँ से कम हुई होती है, मेरे यहाँ से कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। पूरी क्लियर आपको क्लियरिटी में आपको वीडियो मिलेगी। आपने करना क्या है कि आपके जो फ़ोन में इस तरह का ऑप्शन यहाँ पर दिया होता है साइड में, यहाँ पर मैं आपको मार्क करके बताती हूँ, 3 इस तरह के ये बिंदु तरीके के आपको दिखेंगे, तो आप उन पर क्लिक करके वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आपको साफ साफ चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ज़रूर फॉलो करें, नहीं तो आपको अगर धुंधला दिखाई दे रहा है, क्लियर नहीं है, तो आप इस तरीके से ज़रूर वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर लें, क्योंकि मेरी तरफ से बिल्कुल हर एक चीज़ कोशिश की जाती है बेस्ट देने की, क्वालिटी से लेकर मैटर तक, ठीक है। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन को हम देखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय पार्ट ऑफ स्पीच, यानी पार्ट ऑफ स्पीच से आप क्या समझते हैं, ये यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया है। दोस्तों, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है पहले हम एक बार इंग्लिश में देखेंगे और फिर उसके बाद इसे हिंदी में समराइज करके सीखेंगे, ठीक है। क्या लिखा गया है यहाँ पर, द मेजर कैटेगरीज into which the vocabulary of a language is divided are known as part of speech. They are 8 in numbers in English language: noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच को हम हिंदी में कहते हैं शब्द भेद, ठीक है। क्या कहते हैं, शब्द भेद कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यानी जब भी हम कोई लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी बात को कहते हैं या अपनी कोई बात रखते हैं, तो आपने देखा होगा कि उसमें बहुत सारे वर्ड्स से मिलकर के बना होता है। उसमें कुछ नाउन होता है, कुछ प्रोनाउन होता है, उसमें कुछ वर्ब्स होती है, ठीक है। इस तरीके से जो है बहुत सारे वर्ड्स से मिलकर के बना होता है एक सेंटेंस, ठीक है। या फिर हम जितने भी बोलचाल की हमारी भाषा होती है वो बहुत सारे तरीके के शब्दों से मिलकर बनी होती है, और उन्हीं को हमने कैटेगराइज कर दिया गया है शब्द भेद में, ठीक है। उनको हमने 8 भागों में विभाजित कर दिया गया है उनके प्रयोग के आधार पर, ठीक है। उनके प्रयोग के आधार पर हमने इसको 8 भागों में बांट दिया है। वो कैसे, एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि जिस तरह से स्कूल में काम करने के आधार पर हम टीचर का बंटवारा करते हैं कि ये फिजिक्स के टीचर है, हिंदी टीचर है, मैथ्स टीचर है, ताकि स्कूल अच्छी तरीके से चल सके और बच्चे को जो सभी सब्जेक्ट्स हैं वो सही से ठीक
तरीके से समझ में आ सके। तो इसी प्रकार से हम इंग्लिश को सही से बोल सके, सही से लिख सके, ठीक है, सभी शब्दों का सही से प्रयोग कर सके, उसी के लिए यहाँ पर इनको 8 हिस्सों में या फिर 8 टाइप्स में बांट दिया गया। उन्हें हम नाम देते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और वे कौन कौन से होते हैं? 8 के 8 के नाम आपको याद रखने हैं। नाउन, जिसको हम संज्ञा कहते हैं, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया और एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक अव्यय, और कंजक्शन समुच्चय बोधक, और इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। ठीक है, क्लियर हो गई चीज़ें? आपको समझ आया ना बहुत अच्छे से कि क्या होता है ये? क्लियर? ऑल राइट, चलिए अब मैं समझती हूँ कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। आपने इंग्लिश पहले पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, आपको सबको समझ आने वाला है। अगला क्वेश्चन है 2015 बीटीसी में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और शॉर्ट जैसा है। पूछा तो वेरी शॉर्ट में है, लेकिन शॉर्ट समझ लीजिए आप इसको, क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। गिव द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन, यानी संज्ञा और सर्वनाम के बीच में यहाँ पर आपसे अंतर पूछ लिया गया है। नाउन और प्रोनाउन के बीच में डिफरेंस बताइए। दोस्तों, नाउन और प्रोनाउन की क्लास आपकी हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है, देखिए, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सब कुछ समझाया गया है, तो ज़रूर देखिए उन क्लासेस को। आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है कि कहाँ पर हमें प्रोनाउन का यूज़ करना है, कितने टाइप्स होते हैं, उनको भी ट्रिक से याद किया है। तो चलिए अब यहाँ पर है तो यहीं की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि नाउन क्या होता है। A noun is the name of a person, place, animal or thing. It performs several functions in English, but naming is clearly the most important. कहने का अर्थ यह है कि संज्ञा क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम क्या कह देते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या समझ में आया यहाँ पर आपको कि जो भी नाम होता है, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, जगह का हो, ठीक है, नाम होना चाहिए। नाम ही क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। ठीक है, अब नाउन को भी यहाँ पर डिवाइड किया जाता है उसके कई सारे टाइप्स में, जिनकी हम चलिए बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जैसे सभी के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है, जिसे जातिवाचक संज्ञा भी हम कह देते हैं, जैसे बॉय और गर्ल, सभी के लिए कॉमन है। ठीक है, ऐसे तो नहीं है कि किसी एक को ही हम गर्ल बोलेंगे, जितनी भी सारी लड़कियां होंगी उन सबको हम गर्ल बोलेंगे। ठीक है, फिर होता है प्रॉपर नाउन, यानी किसी एक ही पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, यदि हम व्यक्ति, वस्तु या प्लेस के बारे में अगर हम बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर उसका नाम लेकर के, जैसे राम, कानपुर, दिल्ली, सीमा, रीमा, ठीक है, इस तरीके से हम पर्टिकुलर किसी इंसान का, व्यक्ति का, वस्तु का नाम लेते हैं, तो वहाँ होता है प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर उसका नाम लेके पुकारते हैं। जब आगे बात करें कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है कि जब बहुत बड़ा समूह एक जगह पर इकट्ठा हो, 2 या 2 से अधिक लोग एक जगह पर इकट्ठा हो, तो वह हो जाता है कलेक्टिव नाउन। इनमें क्या होता है, जैसे क्राउड, नेवी, ठीक है, क्राउड यानी भीड़ और नेवी फोर्स होती है एक। आगे बात करें मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा, ऐसे हम इसको बोल सकते हैं, जैसे वुड हुआ, मिल्क हुआ, ठीक है, ये सभी इसके अंदर आएंगी। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें जो भी आपकी फीलिंग्स होती है उसको नाम दिया जाता है, जिसको ना तो हम छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं, जैसे एंगर और फियर एट्सेट्रा। तो हमने इतनी बात कर ली नाउन की। अब हमें डिफ्रेंशिएट करना था, तो हमें प्रोनाउन के बारे में भी बताना होगा। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है, चलिए बात कर ले। सबसे पहले हमें लिखनी होगी डेफिनेशन। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज़ यूज इंस्टीड ऑफ ए नाउन, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कह देते हैं? सर्वनाम कह देते हैं, प्रोनाउन कह देते हैं। कि नाउन की जगह पर जो भी शब्द आएंगे, नाउन को रिप्लेस करके जो भी शब्द आएंगे, उसको हम प्रोनाउन कहेंगे। प्रोनाउन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों ज़रूरत पड़ी प्रोनाउन की, कि क्यों ऐसा हुआ कि नाउन को हटा करके हमें उसकी जगह प्रोनाउन यूज़ करना पड़े? वो इसलिए दोस्तों कि हमें बार बार रिपीटिशन होने से क्या हो रहा था, सेंटेंस की जो उसकी खूबसूरती थी वो कम हो रही थी। ठीक है, अगर हम एक नाम को बार बार यूज़ करें, ठीक है, उसकी क्या हो रही थी, उसकी क्वालिटी कम हो जा रही थी। तो इसी वजह से बार बार उसका रिपीटेशन ना हो, उसको रोकने के लिए हमने क्या किया, प्रोनाउन का यूज़ कर दिया। जैसे नाम की जगह हमने आई, वी,
दे, शी, इट, माई, योर, होम, इस तरीके के वर्ड का यूज़ करना शुरू कर दिया। और प्रोनाउन को भी दोस्तों कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कुछ उनमें से कुछ आपके सामने है। अगर आपने पूरा डिटेल में सब कुछ जानना है तो क्लास आपको उसके लिए देखनी होगी, ठीक है। पहले बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम, जिसमें पर्सनली सभी चीज़ें जुड़ी होती है, जैसे आई, वी, अपने बारे में बात जब की जाती है तो वहाँ होता है पर्सनल प्रोनाउन। देन हम बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, यानी रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम, जिसमें संबंध दर्शाया जाता है, जैसे हु और विच, यानी कौन और किसका, इस तरीके से। फिर इंटेरोगेटिव क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें हम क्वेश्चनिंग करते हैं, ठीक है। और यूज़ अगर इसके आपको जानने हैं तो आपको क्लास ज़रूर देखनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको उसमें सब कुछ समझाया हुआ है। यहाँ पर हम मोटी मोटी बात करेंगे लेकिन समझेंगे सब कुछ। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसमें हम क्या करते हैं, अपना हक जताते हैं कि ये मेरा है या तुम्हारा है, माई, योवर्स। एंड देन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसमें हम इस तरह के प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं, जैसे माई सेल्फ, हिमसेल्फ, ये इनके एग्जाम्पल्स भी कह सकते हैं आप, ठीक है, जो इस कैटेगरी में आते हैं। एंड देन इंडेफिनिट यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और डिस्ट्रीब्यूटिव यानी नाइदर आइदर का यूज़ जब हम करते हैं कि ना तो ये और ना ही ये, ठीक है, या तो ये या फिर ये, इस तरह के वर्ड का यूज़ करते हैं। और ईच, इस तरह के जो सर्वनाम है वो डिस्ट्रीब्यूटिव सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया आपको इतनी चीज़ें, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है आपसे, व्हाट डू यू मीन बाय एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से आप क्या समझते हैं दोस्तों, एडजेक्टिव को हम हिंदी में कहते हैं विशेषण। विशेषण क्या होता है, पहले आप वही चीज़ें याद करिए जो आपने आज तक सीखी है। विशेषण की परिभाषा आप सभी को पता होगी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो वही बात हमको यहाँ पर इंग्लिश में लिखनी है, ठीक है, हमें वही बात यहाँ पर इंग्लिश में लिखनी है। जैसे एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच डिस्क्राइब क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर एंड सीरियल ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, यानी बात की गई है कि जब भी हमें नाउन यानी संज्ञा या सर्वनाम की कोई विशेषता बतानी हो, उसकी संख्या बतानी हो, उसकी क्वांटिटी बतानी हो, क्वालिटी बतानी हो, सीरियल बताना हो, उसके बारे में हमें कुछ भी डिस्क्राइब करना हो, कुछ भी, ठीक है, उसकी बुराई हो, भलाई हो, एवरीथिंग, तो वो सभी क्या हो जाएगी, वो एडजेक्टिव हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कह सकते हैं कि अच्छा, बुरा, ठीक है, राम एक अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्या हुआ, हमने लड़का क्या है, एक प्रोनाउन है, ठीक है, लड़का एक क्या है, नाउन है, सॉरी, लड़का एक नाउन है और नाउन से पहले यूज़ किया हमने अच्छा, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है, जो उसकी क्या करता है, विशेषता बता रहा है कि लड़का कैसा है, ये अच्छा है लड़का। जैसे ही इज़ एन ओल्ड मैन, मैन क्या है, नाउन है, अब मैन से पहले हमने ओल्ड का यूज़ कर दिया, तो ओल्ड क्या है, ओल्ड बता रहा है कि भाई ये आदमी जो है बूढ़ा है, आदमी कैसा है, बूढ़ा है, तो ये यहाँ पर इसकी विशेषता बता रहा है कि भाई आदमी तो बूढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ओल्ड लिखा हुआ है ये क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। आपकी एडजेक्टिव की क्लास कल आएगी, इसके टाइप्स, इसके यूज़ सब कुछ हम एक्सप्लेन करेंगे, आपको ज़रूर लेनी है, कल सुबह आपकी एडजेक्टिव की क्लास होगी, ओके। तो आर यू रेडी गाइस, ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है ना, सब कुछ पसंद आना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए, बात सिर्फ इतनी है और अपने आप चीज़ें सही होने लगेगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज सेंटेंस, वाक्य क्या होता है। तो दोस्तों शब्दों के समूह को, शब्दों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते थे, वाक्य कहते हैं। अब इंग्लिश में भी हमें वही चीज़ लिखनी है, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक ए कंप्लीट सेंस। क्या बात की गई है, कंप्लीट सेंस की बात की गई है। सेंटेंस हम पढ़ चुके हैं, आपने क्लास नहीं ली है, ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है। जो शब्दों के उस समूह को जो व्यवस्थित रूप से हो और कुछ अर्थ प्रदर्शित करता हो, उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम सेंटेंस कह देते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द मीनिंग, गिव द मीनिंग ऑफ कंजक्शन विद एग्जाम्पल। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कंजक्शन बताइए, कंजक्शन क्या होता है, और उसके एग्जाम्पल भी आपसे बात कर ली गई कि भाई एग्जाम्पल के सहित बताओ कंजक्शन क्या होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बता देते हैं।
कंजक्शन इज ए जॉइनिंग वर्ड, यानी जो कंजक्शन होता है वो एक जॉइनिंग वर्ड होता है, यानी दो वाक्यों को, दो शब्द को आपस में जोड़ता है, ठीक है। इट जॉइंस वर्ड्स, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस। जो बात मैंने आपको भी हिंदी में बताई वही चीज़ यहाँ पर बोली गई है कि क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। किसको? या तो वर्ड्स को, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, या फिर सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। और ऐसा कौन से शब्द ऐसे होते हैं जो ऐसा काम करते हैं, जैसे हम यूज़ करते हैं एंड का, ठीक है, एंड, बट, इस तरीके के वर्ड्स का जब हम यूज़ करते हैं तो वे क्या हो जाते हैं, कंजक्शन हो जाते हैं, ठीक है। मोहन एंड राम आर ब्रदर्स। तो आपने देखा कि ये यहाँ पर दो, आपको देखा गया कि दो वर्ड्स के बीच में क्या कर रहा है, जोड़ रहा है कि मोहन भी और राम भी क्या है, दोनों भाई भाई है, ठीक है, दोनों भाई भाई है, ये बात यहाँ पर बोली गई है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, यानी ये एक्टिव वॉइस में आपको दिए गए हैं, आपको इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। इसके लिए आपको कुछ रूल्स का पता होना चाहिए, ठीक है। वो क्या है, आपको पहले सेंटेंस देखना है कि किसको आपको बदलना है। ये दिया गया है आपको एक्टिव वॉइस में और आपको पैसिव में बदलना होगा। वन शुड कीप वंस प्रोमिस, ये आपको एक्टिव में दिया है कि वन शुड कीप वंस प्रोमिस। हमने सबसे पहले तो यही देखना होगा कि पैसिव वॉइस क्या होता है और एक्टिव वॉइस क्या होता है, तभी तो हम उसको कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पता है तो हम हल्का हल्का सा इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पर ले लेते हैं। बाकी क्लास तो इसकी आपकी आने वाले दिनों में 1-2 दिन बाद ही आपकी एक्टिव वॉइस की क्लास कराई जाएगी, ठीक है, एक्टिव पैसिव की। तो एक्टिव वॉइस वाक्य तो वे वाक्य होते हैं जिनमें सब्जेक्ट दिया होता है और सब्जेक्ट के द्वारा ही कार्य का वर्णन होता है कि इसने ये कार्य किया, ठीक है। सब्जेक्ट के द्वारा ही कार्य का वर्णन किया जाता है, यानी कर्ता के द्वारा ही। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है, उसमें क्रिया तो होती है और वाक्य में सब्जेक्ट का जिक्र नहीं होता, ठीक है। क्रिया होती है लेकिन कर्ता का जिक्र नहीं होता है, तो वहाँ पर द्वारा शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ द्वारा शब्द का प्रयोग यदि कर देते हैं तो वो बन जाता है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। द्वारा शब्द का यूज़ किया जाता है पैसिव वॉइस में। तो यहाँ देखते हैं क्या दिया गया है, वन शुड कीप वंस प्रोमिस, वन शुड कीप वंस प्रोमिस। सेंटेंस हमने देख लिया, लिखा है वन शुड कीप वंस प्रोमिस, यानी किसी को अपना वादा निभाना चाहिए। ये तो हो गई एक्टिव वॉइस की बात। अब हमें यहाँ पर इसको बदलना है पैसिव वॉइस में, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? अभी तो ये बात लिखी है कि किसी को अपना वादा निभाना चाहिए, लेकिन अब हम जब इसको पैसिव में बदलेंगे तो क्या चेंज होगा? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कर्ता को महत्व नहीं दिया जाएगा, क्रिया तो होगी लेकिन कर्ता की बात नहीं होगी। तो इसको हमने लिख दिया प्रोमिस शुड बी कीप्ड, यानी वादा निभाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको बदल दिया है पैसिव वॉइस में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम यहीं पर मूव करेंगे। क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग अंडरलाइंड नाउन वर्ड इनटू वर्ब। अब हमें इसको बदलना है, जो ये वर्ड लिखा है सक्सेस, तो इसको हमें बदलना है वर्ब में, तो बिना चेंज किए, ठीक है, बाय चेंजिंग। अच्छा हाँ, सिर्फ इसी को चेंज करते हुए हमें क्या करना है, जो ये वर्ड लिखा है हमें इसको वर्ब में बदलते हुए, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करना है इस सेंटेंस को। चलिए करते हैं। ही गोट सक्सेस इन हिज अटेम्प्ट, वह अपने प्रयास में सफल हुआ। अब हमें इसको बदलना है, ठीक है, वर्ब में सक्सेस को। तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे ही सक्सीडेड, मतलब वह सफल हुए, ठीक है, वह सफल हुए। तो इस तरीके से हमने इसको बदल दिया है वर्ब में। दोस्तों इस चैप्टर में आपको डिटेल्ड जानकारी की ज़रूरत है, तो ये तभी आपको सही से समझ में आएगा जब मैं इस चैप्टर को आपको कराऊंगी, ठीक है। किस तरीके से हम इनको चेंज करते हैं, तो पूरे रूल्स आपको तभी बताए जाएंगे। अभी एकदम से आपके पास सभी रूल्स नहीं आपको याद हो सकते, तो पूरी क्लास लेनी पड़ेगी उसके लिए। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। राइट द काइंड्स ऑफ आर्टिकल एंड गिव एट लीस्ट वन एग्जाम्पल फॉर ईच। अब आपको समझ आ गया किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2015 में पूछा गया है, कहा है कि बताइए आर्टिकल के कितने काइंड्स होते हैं और सबका आपको एक एक एग्जाम्पल देना है, ठीक है। अब आपको पता है कि आर्टिकल कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से? ए, एन और द, ठीक है, ए, एन और द।
अब देखिए, अब हमें बनाना है इनके एग्जाम्पल इनके साथ साथ। कैसे लिखेंगे? अ बुक, एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है, एन ऑनेस्ट मैन। दोस्तों अब आप ये सोचेंगे कि मैंने ए के साथ तो बुक लिखा, एन के साथ ऑनेस्ट मैन लिखा, ऐसा क्यों? ए के साथ भी तो ऑनेस्ट मैन लिख सकते थे। तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स होते क्या है, आपको यहाँ इस एग्जाम्पल में सेटिस्फाई करके मैं छोड़ देती हूँ, बाकी आपको क्लास में पता चलेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों कि जो भी आपके वोवेल्स होते हैं, वोवेल्स कौन से होते हैं पहले तो आपको यही पता होने चाहिए, जैसे ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक है। ये 5 आपके वोवेल्स होते हैं और कोई भी वर्ड इनसे शुरू हो या तो ए से या फिर ई से या आई, ओ, यू, ठीक है, इनमें से किसी से भी शुरू हो या फिर वोवेल साउंड देता हो, ठीक है, वोवेल साउंड देता हो, उन सभी के साथ लगेगा एन। उन सभी के साथ क्या लगेगा? उन सभी के साथ एन लगेगा, ठीक है। और बाकी चीज़ें जैसे जो जिसके बारे में हमें बिल्कुल डेफिनेटली हम कह सकते हैं पता है, ठीक है, उनके बारे में, या फिर कोई चीज़ एक सिंगल है जैसे सूरज हुआ, सन हुआ, मून हुआ, तो उनके साथ हम लगाएंगे द, ठीक है, या फिर किसी कंट्री का नाम हुआ तो इस तरीके के उनमें यूज़ करेंगे हम द का। और बचा ए, तो जितने भी कॉन्सोनेंट होते हैं उन सभी के साथ हम ए का यूज़ कर देते हैं। तो अब आपको पता चला कैसे हमने इसका यूज़ किया। तो हमने एग्जाम्पल लिख लिया, ए बुक, एन ऑनेस्ट मैन। आप ये कहोगे कि इसकी शुरुआत तो एच से हुई है, ठीक है, और आप बता रही हो कि ए या यू से होनी चाहिए, क्योंकि वोवेल से होनी चाहिए तभी तो एन लगेगा। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि जो हम ये लिखा क्या है, होनेस्ट, तो हम इसे होनेस्ट नहीं बोलते, ये ऑनेस्ट है। असल में अगर इसका सही प्रोनाउंसिएशन देखा जाए तो ये ऑनेस्ट है। एच इसमें साइलेंट रहता है, तो जब एच साइलेंट हो गया तो इसको तो हटा दीजिए आप यहीं से शुरुआत करिए। ऑनेस्ट बोलेंगे तो ओ से शुरुआत हो रही है और ओ क्या है, ओ हो जाता है वोविल है तो एन का यूज़ करेंगे। समझ आ गई आपको चीज़ें? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपको इसकी पूरी क्लास आपको मिल जाएगी डिटेल्ड, ठीक है, बहुत ही जल्द। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सुटेबल आर्टिकल्स। आपको यहाँ पर आर्टिकल फिल करने हैं। थोड़ा बहुत रूल मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, उसी को देखते हुए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। द गार्डन हैड ब्लैंक एप्पल। अब आपको देखना ये है एप्पल किससे शुरुआत हो रही है, एप्पल की ए से, ए लेटर से शुरुआत हो रही है। ए क्या है, वोवेल है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, तो हम यहाँ लगाएंगे एन, ठीक है, एन का यूज़ करेंगे हम, क्योंकि एप्पल की जब शुरुआत हो रही है तो शुरुआत का जो लेटर है ए वो क्या है, वोवेल है, तो हम यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे, एन का। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। इतना हमारा ब्लैंक पूरा हो गया। द गार्डन हैड एन एप्पल ट्री। आगे क्या लिखा है, डैश ऑरेंज। ऑरेंज को बोलेंगे और देखेंगे कि ऑरेंज किस वर्ड से शुरुआत हो रहा है। सबसे पहले आपको यही जानना है। तो ऑरेंज शुरुआत हो रहा है ओ से, तो ओ क्या है, एक वोवेल है। देन हम क्या यूज़ करेंगे, हमने यूज़ कर लेना है एन। तो यहाँ पर हम 2 ब्लैंक फिल कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, ऑरेंज ट्री एंड गवावा ट्री। गवावा किससे शुरुआत हो रहा है, एक कॉन्सोनेंट से, ठीक है। यहाँ आपको कोई वोवेल देखने को नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ पर यूज़ कर देंगे ए का, ठीक है। चीज़ें समझ में आ गई, बहुत अच्छे से आपने पूरा फिलिंग द ब्लैंक भी पूरा कर लिया और 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी तरीके से आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ आवर नेशनल फ्लावर। तो बताइए कितना अच्छा क्वेश्चन है, फ्री के नंबर आपको देके जाएगा। हमारा राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो वह है लोटस, ठीक है, कमल का फूल। अगला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग फिगर्स इन वर्ड्स। आप देखिए यार कितने इजी क्वेश्चन आपके इंग्लिश में आते हैं और आप इंग्लिश से डरते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत आसान आपकी ये सब्जेक्ट है और बहुत ही कम सा सिलेबस है, बहुत जल्दी फिनिश कर लेंगे, दिक्कत वाली तो कोई बात नहीं है। 2015 में आया था कि 14, 97 और 49 इनको आपको फिगर्स में लिखना है, ठीक है, फिगर्स में लिखना है। इन फिगर्स को वर्ड्स में लिखना है, सॉरी ये फिगर्स तो दी गई है लेकिन इसको हमें वर्ड्स में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे 14 को, FOURTEEN 14 और 97 NINTYSEVN 97 49, इस तरीके से हम इन सबको लिख लेंगे, ठीक है, और आपका नंबर बन गए। इतना आसान बात। आपको इनकी अगर अभी तक ये याद नहीं है, आपको इनकी कह सकते हैं स्पेलिंग, तो दोस्तों ज़रूर याद करिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपके सिलेबस का ये हिस्सा है। अगर आपने अपना सिलेबस उठा करके देखा है तो बड़े बड़े अक्षरों में दिया गया है आपको ये चीज़ें भी याद करने के लिए।
अगला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव, यानी आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उसको आपको नकारात्मक वाक्य में बदलना है। ठीक है, नकारात्मक वाक्य में आपको बदलना है। 2016 में पूछा गया प्रश्न है। यू डू योर वर्क रेगुलरली, यू डू योर वर्क रेगुलरली, यानी आप अपना काम नियमित रूप से करते हैं। ये तो एक सकारात्मक वाक्य हुआ, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि इसको बदलो नकारात्मक में, नेगेटिव में। ठीक है, ये क्या कहा गया है कि आप अपना काम नियमित रूप से करते हैं, इसको हमें बदलना है नकारात्मक वाक्य में। तो चलिए बदल देते हैं। यू डू नॉट डू, ठीक है, यू डू नॉट डू, यहाँ पर हम नोट का प्रयोग करेंगे क्रिया से पहले, डू से पहले। ठीक है, योर वर्क रेगुलरली, तुम अपना काम रेगुलरली नियमित रूप से नहीं करते हो। तो बदल लिया हमने बहुत अच्छे से। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग अंडरलाइन एडजेक्टिव इनटू वर्ब। कहा गया है कि जिस वर्ड पर आपके जो है अंडरलाइन की गई है, एडजेक्टिव है वो, उसको वर्ब में बदलना है। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होते हैं? विशेषण, और वर्ब क्या होती है? क्रिया। अब आपको देखना है कि आपको यहाँ पर विशेषण को क्रिया में बदलना है, तो कैसे बदलोगे? ठीक है, द ऑनेस्ट विल बी प्रोस्पेरस, इसको हम कैसे बदलेंगे? तो चलिए देख लेते हैं। इसका सबसे पहले तो आप मतलब जानिए। अगर इसको हम हिंदी में देखें तो इसका मतलब होगा ईमानदार समृद्ध होता है। ठीक है, या होगा, विल बी की गई है तो यानी फ्यूचर की बात की गई है कि जो ईमानदार है वो समृद्ध होगा। अब हम इसको कैसे बदलेंगे? वर्ब में बदलना है। द ऑनेस्ट विल नॉट बी पुअर, मतलब जो गरीब है वो ईमानदार नहीं होगा। इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने बदल दिया है। दोस्तों, सेंटेंस को बदलना इस तरीके से आपको आगे सिखाया जाएगा। ठीक है, अगर पूरी तरीके से समझ नहीं आता है तो कोई परेशान होने वाली बात यहाँ पर नहीं है। आपको सिर्फ इतना पता चल गया है कि पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है, बाकी सभी चैप्टर्स आपके कंप्लीट कराए जाएंगे। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। एक्टिव वॉइस दिया गया है, पैसिव में आपको कन्वर्ट करना है। मिस्टर महेश टीच अस साइंस। आपको दोस्तों मैंने बताया था कि जब पैसिव वॉइस में बदलना होता है तो के द्वारा यूज़ किया जाता है कर्ता के साथ, और कर्ता की अहमियत कम कर दी जाती है। ठीक है, तो महेश टीच अस साइंस, महेश क्या पढ़ाता है? साइंस पढ़ाता है हमें। वी आर टॉट साइंस बाय महेश, हमें महेश के द्वारा साइंस पढ़ाया जाता है। तो आपने देख लिया किस तरीके से सेंटेंस को कन्वर्ट किया। ठीक है, टॉट, वी आर टॉट साइंस बाय महेश, तो जो यहाँ पर सब्जेक्ट था इसको यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया है। ठीक है, इसी तरीके से पूरे सेंटेंस को बदला गया है। काफ़ी सारे इसमें रूल्स होते हैं, आपको पूरा समझाया जाएगा। साइंस इज टॉट बाय मिस्टर महेश, ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि जो इसमें ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ पर आकर के क्या हो जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है, और सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से भी हम इसको चेंज कर सकते हैं, दोनों ही तरीके इसके सही है। अगला क्वेश्चन है पॉइंट आउट द आर्टिकल यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको पता करना है कि यहाँ पर इस सेंटेंस में कौन कौन से आर्टिकल यूज़ किए गए हैं। चलिए देखते हैं। आर्टिकल आपको पता है 3 होते हैं, ए, एन और द, वही हमें इसमें से निकालने हैं कहाँ कहाँ यूज़ किए गए हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज ए किंग, क्या कहा? देयर वाज ए किंग। अब हमें और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, हमें तो यही तीनों चीज़ें ढूंढनी है। ए किंग इन इंडिया, ही हैड 3 sons, द, उठा लो इसको, द फर्स्ट सन वेंट टू द फॉरेस्ट वेयर ही ओवर स्टेड, ही वॉज एन ऑनेस्ट पर्सन एंड गिव जेन्युइन रीज़न फॉर हिज लेट कमिंग। ठीक है, क्या हमने यहाँ पर कुछ छोड़ा है? हाँ, यहाँ पर द फॉरेस्ट, यानी हमने ये वाला द यहाँ पर मिस कर दिया है। तो ऐसे गलत हो जाता अगर थोड़ा भी ध्यान चूका। तो अब आपको पता चल गया कि इसमें हमने 4 आर्टिकल का यूज़ किया है। कौन कौन से? 2 बार तो द का, ए और एन। ठीक है, इस तरीके से हमने पता कर लिया और आपके नंबर मिल गए पूरे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है गिव द प्लूरल नंबर ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमें प्लूरल बताना है। इसका फैमिली को हम कैसे लिखेंगे प्लूरल फॉर्म में? फैमिलीज, ये तो आपको याद करने होंगे, पता होना चाहिए। ठीक है, एक वचन और बहुवचन में हमें इसको बदलना है। बहुवचन में बुफेलो को क्या लिखेंगे? बुफेलोज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अलग से आगे है राइट द 8th and 10th मंथ ऑफ द इंग्लिश कैलेंडर। अब आपको पता है कि 8वां महीना कौन सा होता है, 8वां मंथ कौन सा होता है हमारे इंग्लिश के कैलेंडर का? तो वह होता है अगस्त। ठीक है, क्या होता है? अगस्त।
और बात की जाए 10वां महीना कौन सा होता है, 10th मंथ कौन सा होता है, तो वह अक्टूबर होता है। और 8वें की बात करें तो अगस्त होता है। इसमें तो कुछ ज़्यादा जानने वाली चीज़ थी नहीं, सभी जानते हैं इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नाउन का पता करना है। अब मैंने आपको बताया था दोस्तों, नाउन कहते हैं नाम को, चाहे वो किसी भी चीज़ का नाम हो, ठीक है। तो द क्राउड वॉज वेरी बिग, आपने देख लिया यहाँ पर भीड़ को, यानी कितने सारे लोगों को एक नाम दे दिया गया है भीड़ का, ठीक है। कहीं पर काफ़ी सारे लोग खड़े हैं तो उनको हमने एक नाम दे दिया कि वहाँ भीड़ खड़ी है, हमने उसका नाम दे दिया भीड़। तो ये नाम हुआ और नाम को ही हम नाउन कहते हैं। तो हमने ढूंढ लिया अपना नाउन इस सेंटेंस में से, ठीक है। क्लियर हो गया, आपको पता चल गया किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अगला क्वेश्चन है पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब हमें इस सेंटेंस में से एडजेक्टिव ढूंढना है, चलिए ढूंढ लेते हैं। द शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेज, यानी बात की गई है कि जो शिप है उसमें भारी नुकसान हुआ। कैसा नुकसान हुआ? भारी नुकसान हुआ। तो जो भारी है ये क्या हो जाता है, विशेषता बताता है नुकसान की, कि नुकसान कैसा हुआ, हल्का हुआ या भारी हुआ, ठीक है। तो इसने विशेषता बताई, तो विशेषता बताने वाले शब्द को ही हम विशेषण कहते हैं या एडजेक्टिव कहते हैं। तो हमारा इसमें क्या हो जाता है एडजेक्टिव, हैवी, ठीक है। हैवी हो जाता है एडजेक्टिव यानी विशेषण। अब क्लियर हो जाता है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विथ सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमें इसको फिलअप करना है, ठीक है, जिसमें लास्ट में EST का यूज़ हम कर लेते हैं, वही हमारी सुपरलेटिव डिग्रीज होती है। जैसे एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयास, ठीक है। हम हाई का EST लगाकर सुपरलेटिव डिग्री में इसको चेंज करके तो हम इसका यूज़ यहाँ पर करेंगे कि द पीक कैसी है, हाई, एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयास, ठीक है। हो गया इतना चीज़ें। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रोनाउन, हमें इसमें प्रोनाउन का यूज़ करना है। देखते हैं कौन सा सही होगा। दोस्तों प्रोनाउन की क्लास आपकी हो चुकी है और अगर आपने ध्यान से देखा है तो आप समझ पाएंगे कि हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों चलिए देखते हैं, पहले सेंटेंस ही पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। वी ऑलवेज लाइक बॉयज़ डैश स्पीक ट्रूथ, यानी हम उन लड़कों को पसंद करते हैं जो हमेशा सच बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, हु, उन्हें पसंद करते हैं जो हमेशा सच बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया हु, ठीक है। क्लियर हो गया आपको किस वजह से यहाँ पर हु का यूज़ किया गया, कि भाई हम हमेशा उन्हीं लड़कों को पसंद करते हैं जो हमेशा सच बोलते हैं, ठीक है। इस वजह से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है। अब हम बिल्कुल ख़त्म करने की ओर है क्लास को, बहुत जल्दी जल्दी। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। बहुत ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, बहुत बड़े तरीके से आपकी क्लास ली जाएगी पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस कराने के लिए। रमा हेल्प्स हरी, तो हमें बदलना है पैसिव वॉइस में। आपको पता है यहाँ पर करना क्या है, हेल्प्ड बाय, इस तरीके से बाय का यूज़ करते हुए हमें पूरा करना है। ऑब्जेक्ट को बना देना है यहाँ पर सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन जाएगा, इसका सब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो बीच में वर्ब्स है इसको हम कन्वर्ट करेंगे और कैसे लिखेंगे, हेल्प्ड बाय रमा, ठीक है। हेल्प्ड बाय रमा, कि रमा के द्वारा हेल्प की गई हरे की, ऐसे। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, यहाँ पर भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने को दिया गया है। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। सी इन्वाइटेड मी एट होम, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आई वॉज इन्वाइटेड एट होम बाय हर, किसके, बाय हर। चीज़ क्लियर है, ठीक है। शी का यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा, मी का आई हो जाएगा, और बाकी चीज़ें आपको वर्ब्स को चेंज करना है। आगे चले अगले क्वेश्चन की तरफ। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रोनाउन, हमें यहाँ पर प्रोनाउन डालना है, सही प्रोनाउन का यूज़ करना है। द बर्ड हैज़ हर्ट डैश लेफ्ट विंग्स, यानी क्या कहा गया है कि जो चिड़िया है वो हर्ट हुई। दोस्तों यहाँ पर बात की गई है कि जो बर्ड है उसने अपने जो उसका लेफ्ट विंग है, ठीक है, बायां उसका पंख है, उस पर उसने चोट पहुँचा ली, ठीक है। तो खुद पहुँचाई, अपने आप पहुँचाई, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ यूज़ करेंगे इट्स का, ठीक है। हर्ट इट्स
लेफ्ट विंग, यानी उसने खुद के पंख को जो है चोट पहुंचाई। तो हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, इट्स या इट्ससेल्फ भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें नाउन ढूंढना है। नाउन क्या होता है, नाउन जो है नाम होता है, वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाषा, किसी के भी नाम को हम नाउन कहते हैं। तो यहाँ पर नाउन देख लीजिए, जतिन क्या है, नाउन है, नाम है एक। हिंदी क्या है, नाम है किसका, एक भाषा का। उर्दू भी एक नाम है। तो ये तीनों यहाँ पर क्या हो जाते हैं, तीनों ही यहाँ पर नाउन हो जाते हैं। 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आ जाता है चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में हमें बदलना है, तो चलिए बदल देते हैं। लेड इज़ द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। यहाँ पर बात की गई है कि जो लेड मेटल है वो सबसे हैवीएस्ट है, सबसे भारी है। ठीक है, ये बात की गई है। लेकिन अगर कंपैरेटिव डिग्री में आ जाए, हम तुलना करें आपस में, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हमें इसको ऐसे लिखना होगा कि लेड इज़ हैवियर देन एनी अदर मेटल, यानी जो लेड है वो अलग किसी भी मेटल में सबसे ज़्यादा भारी है, बाकी सबसे भारी है। तो यहाँ पर जब बाकी का यूज़ हो गया, एनी अदर का यूज़ हो गया, तो हमने यहाँ पर उनके बीच में कंपैरिजन कर लिया कि भाई इसके जितना भारी तो और कोई मेटल नहीं है। ठीक है, ऐसे। अब अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपका आज का, कन्वर्ट द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हमें इस सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है, यानी सरल वाक्य को हमें कौन से वाक्य में बदलना है, तो हमें यहाँ पर बदलना है मिश्रित वाक्य में। ठीक है, मिश्र वाक्य में या मिश्रित वाक्य में हमें इसको यहाँ पर बदलना है। तो चलिए देखते हैं, सिंपल सेंटेंस को जो है मिश्रित वाक्य में हमको बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, वाक्य क्या है, आई होप टू पास द टेस्ट, कि आशा करता हूँ कि मैं टेस्ट को पास कर लूँगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको जटिल वाक्य में या फिर मिश्र वाक्य में बदलना है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर मिश्रित वाक्य कौन से होते हैं, जहाँ पर दो उपवाक्य होते हैं। ठीक है, पहला तो प्रधान उपवाक्य होता है कि आई होप दैट आई विल पास द टेस्ट, कि मैं आशा करता हूँ कि मैं टेस्ट को पास कर लूँगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक तो प्रधान उपवाक्य हुआ और दूसरा हो जाता है उस पर आश्रित। ठीक है, और बीच में यूज़ किया गया है दैट। दैट का मतलब क्या होता है, कि। ठीक है, तो इस तरह के वर्ड्स का जहाँ यूज़ होता है, कि, का, क्योंकि, ठीक है, जितना उतना इस तरह के वर्ड्स का जहाँ प्रयोग होता है वो मिश्रित वाक्य बन जाता है उससे। ठीक है, तो अब आपको समझ आया किस तरीके से हमने इसको कन्वर्ट किया। यहाँ पर एक तो दैट का यूज़ कर दिया, ठीक है, और दो उपवाक्य में इसको बदल दिया, एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य। तो इस तरीके से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। सो गाइज, आपको आज की क्लास कैसी लगी, कितनी चीज़ें आपको समझ आई, ज़रूर बताइएगा। अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू सो मच गाइज। आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो वो भी करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच गाइज। आपसे फिर से मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।